केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर। गृह मंत्री ने तनोट माता मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह आज सीमावर्ती आउटपोस्ट पर बीएसएफ जवानों के साथ बिताएंगे रात। बीएसएफ राजधानी दिल्ली की बजाय सरहद पर पहली बार मना रहा है अपना स्थापना दिवस। चक्रवात जवाद के कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा कल दोपहर पूरी पहुंचने के साथ कमजोर होकर डीप डिप्रेशन के रूप में बदलेगा चक्रवात। और मुंबई टेस्ट में भारत की पकड़ हुई मजबूत। न्यूजीलैंड को पहली पारी में 62 रन पर समेटा। इससे पहले कीवी गेंदबाज एजाज पटेल ने रचा इतिहास, एक पारी में झटके 10 विकेट। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सहारनपुर के हलगोवा से हरिद्वार के भद्राबाद को जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड संरेखन परियोजना, 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना, लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना, लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून की आधारशिला भी रखी। साथ ही देहरादून में 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जलापूर्ति, सड़क और जल निकासी व्यवस्था के विकास से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा 7 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन्हें तेजी से जमीन पर उतार रही है। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है।
ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली केंद्र सरकार के 10 साल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले और घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना के कई खंडों का आज लोकार्पण होने से चारधाम यात्रा में मदद मिलेगी। वहीं इन यात्राओं को सुरक्षित बनाने का भी प्रयास किया गया है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला वहां के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी वो भी अब दूर हो चुकी है। इस लैंडस्लाइड ने देश भर के न जाने कितने तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से या तो रोका है या फिर घंटों इंतजार करवाया है और कुछ लोग तो थक करके वापस भी चले गए। अब बद्रीनाथ जी की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुखद हो जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन गृह मंत्री आज जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे पर हैं। बीएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी जैसलमेर दौरे के पहले दिन आज सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने तनोट माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर का आजाद भारत के युद्ध इतिहास में अहम स्थान है। 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की जबरदस्त बमबारी के बावजूद ये मंदिर न सिर्फ आज भी खड़ा है बल्कि भारत की जीत का गवाह भी है। मंदिर में पूजा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के जवानों के जिम्मे है। इसके साथ ही गृह मंत्री आज बीएसएफ के जवानों के साथ रात बिताएंगे। राजधानी दिल्ली के बजाय बीएसएफ पहली बार सरहद पर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसा पहली बार होगा कि देश का कोई गृह मंत्री पाकिस्तान की सीमा से चंद मीटर की दूरी पर रात जवानों के साथ बिताएंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। उसके बाद वो रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे और सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री रात में रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर ही जवानों के साथ संवाद और भोजन करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीएसएफ ने काफी तैयारियां की हैं। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर की गई तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बात की बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह से। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं और इस बीच वो बीएसएफ के अफसरान और जवान के साथ खास वक्त बिताएंगे बॉर्डर के ऊपर। हमारे साथ है बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या खास तैयारी की गई है गृहमंत्री के इस विजिट को लेकर? देखिए, पहली बार बीएसएफ का रेजिंग डे दिल्ली के बाहर यहाँ राजस्थान के जैसलमेर प्रदेश में किया जा रहा है और उसके लिए पूरे बीएसएफ की सारी परेड के कंटिजेंट्स हैं, हमारे कैमल कंटिजेंट हैं, हमारे श्वान का कंटिजेंट है, अलग अलग विभाग जो हैं उनके अलग अलग टैब्ल्यूज हैं,
चाहे रेडियो कम्युनिकेशन हो या हमारा जो एडवेंचर ट्रेनिंग का जो एक यूनिट है, उस सबके टैब्यूज वगैरह सब लाए गए हैं, ताकि जैसलमेर और राजस्थान की जनता को एक बताया जाए कि किस प्रकार का एक बहुत ही अच्छा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ, और 1965 से लेकर आज तक किस प्रकार से बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से अपने बॉर्डर की सुरक्षा में लगा हुआ है। जो गृह मंत्री का विजिट होगा उससे बीएसएफ के मोराल को कितना बूस्टअप मिलेगा? तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जब गृह मंत्री जैसे उच्च व्यक्ति हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट पे आएंगे और ये परेड देखने आएंगे, तो मेरे ख्याल से सिपाहियों का मोराल बहुत ही ऊंचा होगा और उनका जो उत्साहवर्धन है वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा, क्योंकि एक इतना ही उच्च पदस्थ अधिकारी जब आएगा और उनके वाकफियत से, उनकी वास्तविकता से जब अवगत होगा, तो न केवल उनकी परेशानी और जो कुछ चीज़ें उनको आवश्यकता है, बल्कि उसमें और सुधार और पैनापन और आ जाएगा मेरे ख्याल से समय रहते। तो इसलिए इतने बड़े उच्चाधिकारी का और हमारे लोगों से आकर के परेड को देखना और बॉर्डर पे जाना मेरे ख्याल से मोराल के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये थे डीजी पंकज कुमार सिंह, जिनका ये कहना है कि जो होम मिनिस्टर का विजिट है उससे बीएसएफ का मोराल हाई होगा। कैमरामैन मूर्ति के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, जैसलमेर। और इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। Cycle Pure Agarbattis. My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में शताब्दी समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने एक स्मारिका का विमोचन किया। राष्ट्रपति ने लोक लेखा समिति की यात्रा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ईमानदार करदाता के पैसे का राष्ट्र निर्माण में सही ढंग से उपयोग हो सके, इसमें लोक लेखा समिति का अहम रोल होता है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोक लेखा समिति संसद की एकमात्र समिति है जो नियमित रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहायता से उनका मार्गदर्शन भी लेती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में भी पीएसी का बहुत बड़ा योगदान है। It has examined public expenditure not only from a legal and formal point of view to find out technical irregularities, if any, but also from the point of view of the economy, prudence, wisdom, and propriety. It has no other aim than to bring to notice any cases of waste, loss, corruption, extravagance, inefficiency. If more paise out of every rupee coming from honest taxpayers are reaching those in need, and also for nation-building initiatives, the PAC and its members have played a large role in the process. वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पीएसी बैठकों में सदस्यों की घटती संख्या पर चिंता जताई और कहा कि संसद की इस महत्वपूर्ण समिति की बैठक में सदस्यों को भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। I personally feel the committee system must be strengthened further. The attendance in committees must improve further. The other day, I have noticed that many of the committees, half of the members do not attend.
So maximum attendance, unbiased discussion, and also trying to be partners in development along with the government, along with the parliament. That should be the motto of these committees. Everyone should utilize this occasion. Second suggestion of mine is the parliament should meet minimum 100 days a year. लोक लेखा समिति एकमात्र संसदीय समिति नहीं है, ये एक ऐसी समिति है जो नियमित रूप से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सहायता से उनका मार्गदर्शन भी लेती है और समय समय पर पीएससी के अंदर जो कुछ भी वित्तीय संसाधन होते हैं उनका कैसे बेहतर उपयोग हो उसकी सार्थक सिफारिश भी करती है। भारत जैसे विकासशील देश के अंदर इस समिति के रचनात्मक सुझाव ने वित्तीय संसाधनों के आदर्श उपयोग को बढ़ाया नहीं दिया है, पारदर्शिता लाने का भी काम किया है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि लोक लेखा समिति हमेशा इस बात का ख्याल रखेगी कि ईमानदार करदाता के पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। I wish that the committee continues its pursuit towards holding the government accountable for its spending of taxpayers' money, and I hope that its stewardship over public assets with accountability, responsibility and integrity will continue to function as a beacon of courage and hope for all of us. और गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का एक मामला सामने आया है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने बताया कि जामनगर में एक व्यक्ति नए वेरिएंट से संक्रमित मिला है। संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया गया है और उसकी निगरानी की जा रही है। जामनगर में से मिला है, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और ज़रूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राजस्व सूचना निदेशालय यानी DRI के 64वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने DRI अधिकारियों से देश में सोने, मादक पदार्थों और न्यूक्लियर वेस्ट आदि को भारतीय सीमा में आने से रोकने के लिए सभी एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल के जरिए अपराधियों पर उचित लगाम लगाने की अपील की। वित्त मंत्री ने कोरोना काल में संस्थान के अभूतपूर्व योगदान के लिए भरपूर सराहना की और देश की आर्थिक सुरक्षा में परोक्ष रूप से अहम भूमिका निभाने के लिए आभार जताया। Logical conclusion is important, but speedier conclusion is what will keep the heat on people who are promoting these kind of activities. So I would think there should be greater attention given to bringing it to a closure, bringing it to a logical conclusion, but the speedier you do it, the greater deterrence it can provide. Actionable intelligence is probably rare. Actionable intelligence input is something only a discerning eye can detect. And therefore, there should be that capacity to be built within these institutions to make sure you're able to see which of these intelligence inputs are so quickly actionable, and probably consultation again with agencies which do that with you will make it even better to make your performance even more efficient. और यहाँ लेते हैं एक और ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हमेशा दो अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। 9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job,
द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। बाढ़ ने बचाई तबाही, गाँव में तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM द्वारा आयोजित MSME कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और उनके सपनों को पूरा करने में MSMEs बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हमारी MSMEs को वो अटेंशन नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। हमारे देश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और उनके सपनों को पूरा करने में ये MSMEs निश्चित रूप से अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। क्या मैं कहना चाहूंगा, निभा रही हैं। इन सबके बावजूद पूर्व में हमारी MSMEs को वह अटेंशन नहीं मिल पाया जिसका वह हकदार थी। देश में इतनी बड़ी संख्या में MSMEs होने के बावजूद क्लियर गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक हैंड होल्डिंग्स के अभाव के कारण MSMEs की पूरी क्षमता का लाभ हम नहीं उठा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ, गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के संस्थापक सप्ताह समारोह 2021 के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने से पहले गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के आने के बाद रिकॉर्ड समय में कई मेडिकल कॉलेज खोले गए। उत्तर प्रदेश में गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद रिकॉर्ड समय में जितने आजादी से बाद आज तक, मैं कहूं कि जो 2017 की मैं बात करता हूं, अगर उससे पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे उतने ही इन 5 वर्षों में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इन समाचारों में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। रविवार को हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे हेपेटाइटिस के कारण और इसके बचाव के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800-111234 पर। इसके साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो देखिए रविवार 5 दिसंबर सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ DD न्यूज पर। 4 दिसंबर का दिन बहुत खास है। इस दिन को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल नौसेना दिवस भारतीय नौसेना के पराक्रम का प्रतीक है। आज DD दस्तावेज में भारतीय नौसेना के इतिहास, उसकी ताकत और उसके पराक्रम की बात करेंगे।
इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India. नमस्कार, मेरा हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है और आने वाला जो मौसम होगा वो शीतलहर वाला होगा। ऐसे में उन लोगों की बात करना जरूरी है, चर्चा करना जरूरी है जो लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, बेघर हैं, या फिर जो लोग रोज कमाते हैं लेकिन उनके लिए रैन बसेरा एक सबसे बड़ा सहारा है अपना सर छुपाने का, इस ठंडक में बचाव करने का। ऐसे में जरूरी है इस पर चर्चा करना कि जो रैन बसेरे हैं, जो नाइट शेल्टर हैं, राज्य सरकार की तरफ से उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, खान पान की क्या क्या सुविधाएं होती हैं, क्या क्या चिकित्सीय सुविधाएं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकनीक के इस समय में अगर कोई भी अपने आसपास रैन बसेरे में कोई दान करना चाहता है या अपने आसपास के रैन बसेरे में पहुंचना चाहता है, जाना चाहता है, तो कैसे वो पहुंच सकता है। इसके लिए राज्य जो सरकारें हैं या फिर जो समाज कल्याण विभाग है या जो नगर निगम है जिसके द्वारा जो रैन बसेरा संचालित होते हैं, वो कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी करती है, वेबसाइट भी लॉन्च करती हैं, मोबाइल ऐप भी लॉन्च करती, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और अपने आसपास का जो भी रैन बसेरा है, जो नाइट शेल्टर है, वहां वो पहुंच सकता है या फिर किसी ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वहां तक पहुंचा सकता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि रैन बसेरा को कैसे हम और पारदर्शी बना सकते हैं और खास तौर से जैसे जैसे ठंडक बढ़ती जाएगी तो जो जरूरतमंद लोग हो, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों,
उनको रैन बसेरे की जो सुविधा है, सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई है, उनको जरूर मिले, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण खास मेहमान हैं जो इस विषय पर चर्चा करेंगे। उनका परिचय करा दे। हमारे साथ मनीष बंसल जी हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं मेरठ, यानी कि नगर आयुक्त मेरठ हैं। इसके साथ साथ विपिन कुमार जी हैं, मेंबर अर्बन शेल्टर बोर्ड दिल्ली से जुड़े हुए। जो तीसरे खास मेहमान हैं वो हैं अवधेश तिवारी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रैन बसेरों को लेकर काम करते हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और सबसे पहले मनीष जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जब हम रैन बसेरों की बात कर रहे हैं और खास तौर से हम तैयारियों की बात करें, तो जैसे जैसे ठंडक बढ़ती जाती है, आपको क्या लगता है कि रैन बसेरों की जो भूमिका है, जो नाइट शेल्टर की जो भूमिका है, वो और बढ़ जाती है और जिम्मेदारी भी हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर ना सोए, कोई भी व्यक्ति ठंडक में ना सोने पाए? नमस्कार संतोष जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये कि प्रशासन और हमारी सरकारों की ये प्राथमिकता है, राज्य सरकार की, कि कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, जो बेसहारा है, जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, वो सर्दियों के समय में खासतौर पर खुले में ना सोए। और इसी के तहत नाइट शेल्टर्स और जो रैन बसेरे हैं, इनकी व्यवस्था की जाती है। ये कहीं ना कहीं जीने के जो मूल अधिकार हैं, जो राइट टू लिव है, आर्टिकल 21, उससे भी जुड़ा हुआ है कि हर व्यक्ति को एक बेसिक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। और अगर किसी कारणवश उसके पास बेसिक सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है तो प्रशासन उसकी सुविधा उपलब्ध करवाता है। हम लोग नाइट शेल्टर्स चलाते हैं जिनमें सभी बेसिक सुविधाएं रहती हैं। कोई भी व्यक्ति आके अपना रुक सकता है, अपनी दिन या रात वहां पर गुजार सकता है और अगले दिन अगर वो चाहे तो फिर से अपने कार्य पर जा सकते हैं। बिल्कुल, जरूरतमंद की जो जरूरत है, रैन बसेरा अगर वो जाड़ों में है तो उन तक पहुंचे। विपिन जी, क्या आपको लगता है, अगर हम जब रैन बसेरों की बात करते हैं, बड़े शहरों में तो देखा जाता है अच्छी तरीके से संचालित भी होते हैं, काफी पारदर्शिता भी होती है, लेकिन अगर हम अस्पतालों के आसपास की बात करें, बस स्टैंड के आसपास की बात करें, रेलवे स्टेशन के आसपास की बात करें, तो क्या आपको लगता है वहां ज्यादा जरूरी है रैन बसेरे और उस पर निगरानी रखनी भी बेहद जरूरी है? जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पे काम दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में देखिए 209 जो परमानेंट शेल्टर्स हैं सरकार ने बनाए हैं और 250 टेंट्स हम और पिछले 7 नवंबर से शुरू कर दिए हैं, जो लगना शुरू हो गया। आप एम्स के आसपास देखेंगे या फिर आईएसबीटी के आसपास देखेंगे, तो तमाम जगहों पे हम लगा रहे हैं जी। तो जहां तक केवल हॉस्पिटल और केवल मंदिर और ऐसी जगहों, आप इस बात को ये समझना जरूरी है कि बहुत सारे लोग हैं जो इनके अलावा ऐसे जगहों पे रहते हैं क्योंकि वो काम करते हैं, उनको एक उनको कंफर्ट लेवल चाहिए होता है। बिल्कुल। और वो ऐसे जगहों को खोजते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सिंगल मेल है, सिंगल वुमेन है, ओल्ड एज है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो वो लोग अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ही जगह का चुनाव करते हैं। आप देखिएगा आईएसबीटी के सामने में एक पूरा यमुना पोस्ता का एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने 30 सेंटर बनाए हुए हैं और लगभग 2,500 से 3,000 लोग उस पूरे बेल्ट में रहते हैं। तो केवल हॉस्पिटल के आसपास की, हॉस्पिटल जैसे एम्स है, एम्स के पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन वो सीजनल होमलेस हैं, उनको भी जरूरत है इस ठंड में बचाने के लिए। तो ये सारे तमाम प्रयास हैं, लेकिन जो परमानेंट होमलेस लोग हैं वो शहर के कई जगहों पे हैं। अब गुरुद्वारे के बाहर आप देखेंगे, मंदिर के बाहर आप देखेंगे, जहां उनको खाने का व्यवस्था, जहां उनको नौकरी का है। जैसे पुरानी दिल्ली में रात में जो हेड लोडर्स होते हैं, उनका काम है रात में, ट्रक्स आती हैं, नो एंट्री जब खुलता है तो ट्रक्स आती है, ट्रेन आता है, तो उस पे वो काम करते हैं और वो रात में वही रहते हैं। तो उस एरिया में भी हम शेल्टर लगाते हैं। तो प्रैक्टिकली हमको देखना पड़ेगा कि किन जगहों पे लोग हैं। बिल्कुल, केवल ये सोच करके कि मंदिर के पास या उन जगहों पे उससे काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। अवधेश जी, जब हम रैन बसेरे की बात करते हैं, खासतौर से एक शहर से दूसरे शहर में जब लोग जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो तो होटल अफोर्ड कर सकते हैं, होटल ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं जब दूसरे शहर में जाते हैं तो उनके लिए रुकने का साधन, खास तौर से जब ठंड पड़ रही होती है, शीतलहर चल रही होती है, तो रैन बसेरा एक बहुत बड़ा सहारा उनका बनता है। आपको लगता है कि ऐसे समय में जब
दिन प्रतिदिन ठंडक बढ़ती जा रही, शीतलहर का मौसम आने वाला है। ऐसे समय में रैन बसेरा हैं उनको और चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है और पारदर्शी होने की जरूरत है, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, दिव्यांग हो, महिला हो, वो कम से कम ठंडक में रात में बाहर सड़क पे रात न गुजारे। सरकार के माध्यम से और सामाजिक कार्य करने में और भी आनंद आएगा। और जो बाहर से आते हैं उन्हें भी अच्छे लोगों की जरूरत है कि जो उनकी सहायता कर सके। अभी जो एक जगह से शहर से दूसरे शहर में आता है तो एक अनजान रहता है, तो उनको एक अच्छी गाइडलाइन दिया जाए और अच्छी तरह से उनको अच्छे जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर कि उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। क्योंकि तमाम शहरों में है बहुत कड़क की ठंडी पड़ती है जी। तो उस माध्यम से उन्हें एक उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हम लोगों ने एक ऐप बनाया है, रैन बसेरा ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर के डाउनलोड करेंगे तो आपको नेविगेट करके बताएगा कि आपके आसपास में कौन से शेल्टर हैं जहां पे आप उस एरिया में कोई भी अगर खुले में सो रहा है तो आप वहां पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के तमाम काम है जो हम लोग कर रहे हैं और उसमें अगर आप चाहें तो उसमें जो चलाने वाली संस्था है उसका डिटेल भी है। अगर खुद पहुंचाना चाहते हैं तो उनको शेल्टर तक ले जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उनका फोटो खींच करके उस नेविगेशन पे उस ऐप पे भेज देंगे तो दिल्ली सरकार का जो हमारा रेस्क्यू टीम है वो आकर के उनको रेस्क्यू करके शेल्टर में ले जाएगा, शेल्टर पे ले जाएगी। मनीष जी, जब हम तकनीक की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसके कई बहुत फायदे भी नजर आते हैं। आपको लगता है कि मेरठ में भी आपने कुछ ऐसी शुरुआत की है कि अगर किसी को रैन बसेरे तक पहुंचना है तो कोई क्या हेल्पलाइन नंबर जारी की, कैसे पता कर सकता है? या कोई रात में अगर किसी को दिखा, कोई बुजुर्ग लेटा हुआ दिखा और कोई जाके बताना चाहता है तो कैसे शिकायत कर सकता है, कैसे बता सकता है ताकि वो रैन बसेरे तक पहुंच सके? आज की डेट हर कोई मोबाइल ऐप यूज करता है, मोबाइल स्मार्टफोन यूज करता है, तो गूगल मैप्स के माध्यम से हम लोग हमारे जो रैन बसेरे हैं उनकी लोकेशन को पब्लिसाइज करते हैं। इसके अलावा नगर निगम मेरठ द्वारा भी अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसपे फोन करके कोई भी व्यक्ति अगर कोई खुले में कोई पाया जाता है जो जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसकी जानकारी दे सकता है। हम लोग एनजीओ के माध्यम से जुड़कर भी कुछ ऐसे गाड़ियां चलाते हैं जो इस प्रकार के जो निराश्रित व्यक्ति हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाती हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर निकटतम बसेरों की जानकारी दी भी जा सकती है। इसके अलावा हम लोग वेबसाइट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य प्रचार प्रसार के जितने माध्यम के माध्यम से हमारे सभी रैन बसेरों की व्यापक जानकारी देते हैं कि उनकी लोकेशन हर किसी को पता और धीरे धीरे माउथ बाय माउथ ऑफ वर्ड भी इसकी जानकारी लोगों को होती रहती है और इसके कारण अधिक से मनीष, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या नगर निगम कोई टास्क फोर्स भी इस समय गठित करता है ऐसे समय में जब ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, ज्यादा जरूरत होती है लोगों को कि वो कम से कम सुरक्षित स्थान पर रहें? और जो जैसे पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 100 नंबर, क्या इनसे भी कोऑर्डिनेट किया जाता है कि इनको अगर कोई दिखे, कोई ऐसा व्यक्ति जो जरूरतमंद हो, बुजुर्ग हो, रैन बसेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये भी क्या मदद करते हैं? कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन भी होता है? जहाँ तक टास्क फोर्स की बात है, हमारे विशेष रूप में गठित की जाती हैं जो प्रत्येक रैन बसेरे की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करवाती हैं और अपने अपने एरियाज में उसका जो यूज है वो मैक्सिमाइज हो सके उसके लिए भी कार्य करती हैं और इसमें हमारी एनजीओज भी कई जुड़ती हैं जो अपनी गाड़ियों के माध्यम से या ई रिक्शा के माध्यम से रात के समय पास होती है और पुलिस विभाग के साथ इसमें निरंतर हमारा हमें सहयोग मिलता है। पुलिस विभाग के संबंधित स्थानों को, अधिकारियों को हमारे रैन बसेरों की जानकारी दी जाती है कि कहां कहां पर इनको खोला गया है और अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर डायल करता है और सुविधा लेना चाहता है, पुलिस भी कई बार ऐसे व्यक्तियों को हमारे रैन बसेरों तक पहुंचाने का काम करती है और सुनिश्चित करती है कि जो जरूरतमंद है उनको रैन बसेरा जरूर मिले। विपिन जी, आपको लगता है कि क्या समय समय पर जो रैन बसेरा हैं, जो नाइट शेल्टर हैं, इसमें औचक निरीक्षण भी होते रहने चाहिए जो संबंधित अधिकारी हैं? इससे कम से कम एक तालमेल बना रहता है, पारदर्शिता रहती है और जो लोगों का हक है, अधिकार है, वो मिलता रहता है। जिनको समाज और भगवान से कम मिला है उनको सरकार को ज्यादा देना चाहिए जी। तो उस पहल में एक तो है कि औचक निरीक्षण बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जो सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई हैं वो किस तरह से पहुंच रही हैं, उसका क्या स्टेटस है, पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, एक तो वो है।
कल भी रात को मैं लगभग 25-30 रैन बसेरे दिल्ली के एम्स में और सराय काले खां और गीता घाट तक जाकर के सबका रात में 3 बजे तक मैंने इंस्पेक्शन किया था और मैंने कई जगह बहुत अच्छा काम देखा। एक दो जगह जो गड़बड़ियां थी उसके बारे में मैंने डिपार्टमेंट को बोला कि इसको ठीक कराने के लिए ऑफिशियल्स को जो भी निर्देश देना था। तो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि हम लोगों ने जो पिछली बात किया था कि हम लोगों ने एक काम किया है कि एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग रखते हैं जिसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग जो इस पूरे प्रोसेस में मदद करते हैं उनको उनकी एक मीटिंग रखते हैं मिनिस्टर साहब के अंडर में, क्योंकि ये अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आता है। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस से, हेल्थ से, एमसीडी से, आपको जल बोर्ड से और तमाम वो जितने भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें मदद करता है उन सबके एक नोडल ऑफिसर को हम लोग फिक्स करते हैं। दूसरा है कि अभी दिल्ली में हम लोगों ने जब से कोविड शुरू हुआ तो हमने दोनों टाइम का खाना और सुबह का चाय और नाश्ता स्टार्ट किया दिल्ली में। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। और एक बात और समझना जरूरी है कि जो लोग हमारे नाइट शेल्टर्स में रहते हैं, रैन बसेरे में रहते हैं, वो लोग हैं जो दिल्ली के लिए काम करते हैं, दिल्ली को बनाते हैं या शहर को बनाते हैं। बिल्कुल। दिल्ली का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये लोग बेघर हैं, ये लोग बेघर नहीं है, ये लोग भिखारी नहीं है, ये लोग वर्कर हैं, ये लोग सिटी मेकर हैं, ये लोग शहर को बनाने वाले शहर निर्माता है। तो एक डिग्निफाइड लैंग्वेज में इनको हमें लेना चाहिए, क्योंकि शहर में मॉल्स बनते हैं, रोड बनते हैं, जितनी भी चीजें बनती हैं उसमें ये मदद करते हैं सब सोसाइटी को। तो सोसाइटी को भी उनको रिटर्न में कम से कम उनको एक सम्मानजनक जगह देने का सोचना चाहिए। बिल्कुल, अपने आसपास ये उनका हक भी है, अधिकार भी है। जी बिल्कुल। अवधेश जी, जैसे कि विपिन जी कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो शहर को बनाते हैं, दूसरे शहर में आके इस शहर में काम करें, यहाँ के लोग दूसरे शहर में जाके काम करें, और रैन बसेरा उनके लिए एक बड़ा माध्यम है अपना सर छुपाने का, खासतौर से ठंडक के समय। आपको लगता है ऐसे में और जरूरी है कि ये और अच्छे तरीके से काम करे रैन बसेरा जो नाइट शेल्टर है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता भी हो कि उनके आसपास कहाँ कहाँ नाइट शेल्टर हैं, कि अगर वक्त जरूरत रात में कहीं कोई नजर आता है तो उस नाइट शेल्टर तक पहुंचा दे। आपको लगता है प्रचार प्रसार करने की और ज्यादा जरूरत है? जी, इसके बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए, और आजकल मोबाइल के माध्यम से भी उसमें तमाम व्हाट्सएप है, ऐप तमाम लोड करके लोगों को जानकारी देनी चाहिए। और जो अभी भाई साहब ने कहा कि इसके बारे में एक जो टास्क गठित होनी चाहिए कि समय समय पर पुलिस द्वारा या और भी सामाजिक संस्थाएं जो हैं और जो नगर पालिका या महानगर पालिका हैं उनके द्वारा इसकी जांच हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसमें अराजक तत्व ऐसे घुस जाते हैं बिल्कुल कि जी जो इसके हकदार हैं उनको नहीं मिल पाती है, और तमाम तरह तरह के जो नशेड़ी लोग हैं उनको वो बसेरा बना लेते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमारे नगर पालिका, और यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी उससे जोड़ना चाहिए, और उसके माध्यम से जो सही जगह पहुंच जाए उसको मदद करनी बिल्कुल। जो चाहिए। जरूरतमंद है, जो हकदार है, वो रैन बसेरे तक पहुंचे और उसको इसकी एंट्री भी हो। मनीष जी, शहरों में एक शहर से दूसरे शहर में आने के बाद तमाम लोगों के पास ऐसा नहीं कि सबके पास सिर पर छत हो। बिल्कुल। तो ये सबके लिए तमाम बहुत जरूरी है कि जो अपना कमाने आया है, खाने आया, उसके लिए कुछ कभी जगह है नहीं है तो उसकी समुचित व्यवस्था रैन बसेरों के द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल। रैन बसेरा की जो परिकल्पना है वो जीवन और स्वतंत्रता के आधार पर भी है, पर ही है कि कोई बाहर ना सोए। मनीष जी, आपको लगता है कि जब हम रैन बसेरे की बात कर रहे हो तो खासतौर से महिलाओं के रैन बसेरे की अगर हम बात करें तो क्या लगता है वहां जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां सुरक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ सुविधाएं भी देना बहुत जरूरी है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि रैन बसेरों में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष दिया जाए। इसीलिए नॉर्मली जितने भी रैन बसेरे बनते हैं और हमारे द्वारा संचालित किए जाते हैं उसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रैन बसेरों में ये उचित व्यवस्था ना हो तो महिलाएं उनका इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं अवॉइड करती हैं, और
इक्वालिटी का जो हमें एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना है वो यहाँ पर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम इस चीज का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं के लिए ना सिर्फ उनकी प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी, बल्कि साथ ही साथ साफ सफाई का भी इम्पोर्टेंट है। विशेष रूप से टॉयलेट्स हैं और इसके लिए हम लोग लगातार सजग रहते हैं कि ये सब चीजों का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है जी। हमारे संचालक हैं, हमारे जो केयर टेकर्स हैं इन रैन के, उनको भी इसके लिए विशेष रूप से सेंसिटाइज किया जाता है सब। बिल्कुल, संवेदनशीलता के साथ सबकी जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। विपिन जी, जब हम दान की बात करते हैं, सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैन बसेरे बनाए जाए, वहाँ पर अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो जो ज़रूरतमंद है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रैन बसेरे में जाकर या फिर जो दान देना चाहते, चाहे वो कपड़ों के माध्यम से हो, कंबल के माध्यम से हो, क्या आपको लगता है वहाँ भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और समझदारी के साथ दान देने की ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो सड़क पर लेटे हुए लोग होते हैं उनको ही कंबल दे देते हैं या ऊनी कपड़े दे देते हैं। क्या इसके लिए भी एक सिस्टम बनाने की जरूरत है? ऐसे शेल्टर्स हम लोग बनाए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। जी। जो शेल्टर्स हम लोगों ने बनाए हैं उसको एक अलग कैंपस बना दिया है, उसका बाउंड्री किया है, उसका अलग गेट रखा है। वहाँ एंट्री गेट पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, वहाँ पे महिलाएं ही केयर टेकर होती है और रात को नाइट गार्ड भी लगाया है ताकि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। एक तो ये काम है और ये करना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ फीमेल सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने जो बोला कि जो दान की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट पे होते हैं और स्ट्रीट में इसलिए होते हैं कि जैसे ही ठंड शुरू होती है और आप मान लीजिए दिसंबर 15 के से लेकर जनवरी 15 तक बहुत सारे लोग हैं जो दान की चीजें देते हैं। उस दान को लेने के लिए बहुत सारे लोग शेल्टर में नहीं जाते हैं। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, ना मैं मना कर सकता हूँ कि कोई दान ना करे, दान करे, लेकिन कोशिश करे कि स्ट्रीट को प्रमोट ना करके वो शेल्टर को प्रमोट करे। शेल्टर जहाँ है शेल्टर के अंदर दान करें ताकि लोग शेल्टर के अंदर आए। मनीष जी, जैसे कि विपिन जी कह रहे हैं कि दान मतलब रैन बसेरे में जाकर लोग दें, जो सड़क पे लोग हैं वहां पर ज्यादा ना दें ताकि एक सिस्टम बना रहे। क्या जो शहर के नाइट शेल्टर हैं वो एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं, कनेक्ट भी रहने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि एक ही नाइट शेल्टर में बहुत ढेर सारे कंबल पहुंच गए, हो सकता है वहां उन्हीं कपड़ों की ज्यादा जरूरत हो सकता है वहां दूसरे कपड़ों की ज्यादा जरूरत हो। तो क्या ये भी जरूरी है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो ताकि जो भी सामान पहुंच रहा है अगर वो अतिरिक्त है तो दूसरे शेल्टर तक पहुंचाया जा सके? मनीष जी, नॉर्मली शहरों में या फिर जिलों में कई तरह के नाइट शेल्टर्स चलते हैं, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी, जैसे आपने बताया, नगर निगम या नगर पालिकाएं चलाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाइट शेल्टर्स चलते हैं और कई प्राइवेट एनजीओज या प्राइवेट बॉडीज भी, क्लब्स हैं, रोटरी क्लब है, वो भी कई तरह के नाइट शेल्टर्स चलाते हैं। इनमें कोऑर्डिनेशन अवश्य बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार देखा जाता है कि किसी एक संस्था द्वारा ज्यादा रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर ली गई और कुछ संस्थाएं जो है बिल्कुल वहां नहीं सामान पहुंचा। जी, तो इनमें कोऑर्डिनेशन की जरूर एक आवश्यकता है और वहां पर कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं और जिला प्रशासन है, उनके द्वारा एक काफी पॉजिटिव रोल प्ले किया जा सकता है और किया जाता भी है ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली पूल हो। और हम लोग भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि अगर कोई भी इस तरह के रिसोर्सेज आए तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और मुझे लगता है कि आज की डेट में जितने भी सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस बारे में काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं और नॉर्मली ऐसे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर कहीं पे इस तरह के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं तो उसके बारे में हमें और ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां तक रही इन नाइट शेल्टर्स की आपस में कनेक्टेड रहने की बात, तो समय समय पर जो डेटा है उसके संबंध में वो सेंट्रली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उसको कलेक्ट किया जाता रहता है और उसी के आधार पे अगर कहीं पे भी आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्स को किया जाए। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब हम दिव्यांगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या फिर किसी भी व्यक्ति की बात करें जिसको रैन बसेरे में रहने की ज़रूरत है, अगर कोई भी रैन बसेरा संचालक मना करता है, उसकी एंट्री नहीं करता है और वाकई वो ज़रूरतमंद है, उसको रहने की ज़रूरत होनी चाहिए, उसको एंट्री मिलनी चाहिए, ऐसे में आप कैसे कार्रवाई करते हैं? क्या किस तरीके से आगे जो प्रक्रिया है जो क्रियान्वयन हो बढ़ाते हैं? देखिए, नॉर्मली हमारे सभी रैन बसेरों में कोई भी व्यक्ति जाकर रहना चाहता
है, तो वो एक सिंपल अपना पहचान पत्र ले आए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी भी प्रकार का कोई गलत उसका यूज ना हो। तो पहचान पत्र के साथ यदि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको कभी भी वापस नहीं किया जाता है। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति के पास कोई पहचान पत्र नहीं है और वो जरूरतमंद है, तब भी यही निर्देश रखते हैं कि उसको रैन बसेरे पे रुकने दिया जाए। और हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है या फिर हमारे जो केयर टेकर के नंबर्स हैं वो भी हमारे रैन बसेरों पर प्रदर्शित रहते हैं। अगर किसी केस बेसिस पे कहीं पे आवश्यकता पड़ती है तो उसमें इंटरवेंशन करके ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने की भी पूरी व्यवस्था। बिल्कुल, समय की बेहद कमी। विपिन जी, लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, ऐसे में क्या लगता है कि रैन बसेरों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है ताकि ज्यादा भीड़ भी ना हो, कोरोना से भी सुरक्षित रहें और ठंडक से भी सुरक्षित रहें? बिल्कुल, कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हर साल हम लगभग 70 से 80 टेंट लगाते थे। इस बार हमने 250 लगाए थे। पिछले साल भी हमने 200 लगाए थे। इस बार और उसको 50 बढ़ा दिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, स्पेस हम ज्यादा बढ़ा पाए, ताकि जो लोग भी पहले रहते थे उनको कोरोना से बचने के लिए इन तमाम उपाय, वो आप जो वीडियो दिखा रहे हैं लगातार, वो हमारे सारे शेल्टर्स के हैं दिल्ली के। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये सारे शेल्टर्स में अब हम लोगों ने बेड्स लगा दिए हैं। अब कोई भी नीचे नहीं सोता है, सबके लिए बेड्स और मैट्रेसेस और पिलो और पिलो कवर और शीट्स सब कुछ हम प्रोवाइड करा दिए हैं, टीवी लगवा दिए हैं। तो कोविड में ये इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि कोविड के गाइडलाइन को देखते हुए हमें ये जो तैयारी अपनी रखनी है उसको हमने 3 गुना बढ़ाया है, स्पेस को ये देखते हुए। तो कोविड के गाइडलाइंस को देखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अवधेश जी, बहुत ही लास्ट कमेंट आपसे, बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे मुद्दों पे आप काम करते हैं, सामाजिक संगठनों की भूमिका को कैसे देखते हो, खास तौर से बड़े शहरों को छोड़कर जब हम जिलों की बात करते हैं, ब्लॉक स्तर पर हम रैन बसेरों की बात करते हैं, तो वहां पर सामाजिक संगठनों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं संक्षिप्त में? देखिए, सामाजिक संस्थाएं जो भी लगी हैं इसमें, हम उनके साथ साथ जुड़े हुए और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के ब्लॉक स्तर तक और शहरी क्षेत्र तक इसकी भरपूर कोशिश करते हैं कि अभी इस कोरोना काल को देखते हुए उनकी अच्छी देखभाल की जाए और थोड़ी जो रैन बसेरे बने हैं उसको और भी बढ़ाया जाए। ऐसा नगर पालिकाओं से और शहरों में भी, महानगर पालिकाओं से भी ऐसे आग्रह किया जा रहा है और हमारी सरकार ऐसे कर रही है। खास करके हमारे यहाँ जो प्रयागराज में मेला लगता है वहाँ भी इस तरह की काफी सुविधाएं बनाई जाती हैं और खुद यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं, वो देख रेख करते हैं बराबर हर चीज का। और हम ग्रामीण क्षेत्रों तक, यहाँ तक कि अलाव की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की जाती है, गाँव में भी जरूरत होती है। बिल्कुल, रैन बसेरा के माध्यम से तो किया जाता है और अलाव के माध्यम से भी लोगों की सेवा किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार की अपनी एक अलग भूमिका है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो लोगों की भूमिका है, लोगों की जो भागीदारी है वो काफी अहम है। और रैन बसेरा जैसे जो संवेदनशील मुद्दे, खासतौर से जाड़ों के समय, ऐसे में जरूरी है कि सबको मिलकर आगे आने की जरूरत है और मदद करने की भी जरूरत है, लेकिन सतर्कता के साथ, जागरूकता के साथ। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की बेहद कमी है तो मेरा कार्यक्रम में आप जी अवधेश जी, समय की बेहद कमी है, ये सब लोग जीते हैं, लेकिन अगर दूसरों के लिए अगर कुछ काम किया जाए तो एक सबसे बड़ा काम होता है मनुष्य जीवन। अवधेश जी का बोलना है कि नागरिक समाज को इकट्ठा होकर के इसमें सबको साथ आना चाहिए। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। और मेरा कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की कि कैसे रैन बसेरे को और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आने वाला जो मौसम है वो शीतलहर का मौसम होगा और ऐसे में जरूरी है कि जो देश भर के जो रैन बसेरे हैं, जो नाइट शेल्टर हैं, वहां पर जरूरतमंद लोगों के लिए जो रिहाइश है वो उपलब्ध हो सके और ये भी सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, वो सड़क पर न सोए, उसके लिए रैन बसेरा बनाए गए। लेकिन इसमें जो भागीदारी है सरकार के साथ साथ लोगों की जिम्मेदारी, लोगों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है कमरा नंबर 226, कॉपर स्मार, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110000 का हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली STD कोड 01 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।